Hello students, I again welcome you all on our YouTube channel. Let's crack the gate. हम यहाँ पर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के 16 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 16 लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, वहां पर कंपास के बारे में पढ़ लिया, लेवलिंग के बारे में पढ़ लिया, सॉरी चेन सर्वे के बारे में पढ़ लिया। देन इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड अबाउट द लेवलिंग। लेवलिंग के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, व्हाट इज द लेवलिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेवलिंग, which instrument we are using for the measurement of the level. Then we discuss about the different methods of leveling: direct leveling, trigonometrical leveling, barometric leveling, hypsometric leveling. Then we discuss about the classification of the direct leveling, क्योंकि हमारे सिलेबस में ओनली डायरेक्ट लेवलिंग पे है। ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर ओनली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लेवलिंग के बारे में डिस्कस करा था। तो डायरेक्ट लेवलिंग में अपन ने पढ़ा था डायरेक्ट लेवलिंग क्या क्या होती है। वहां पर सिंपल लेवलिंग होती है, डिफरेंशियल लेवलिंग होती है, चेक लेवलिंग होती है, फ्लाई लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग एंड देन रेसिप्रोकल लेवलिंग। उसके बाद में हमने डिस्कस करा था फॉर मेजरमेंट ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस, the vertical distance are measured from the reference line. That reference is known as the datum, or for the international comparison we consider the datum as a mean sea level. अपन क्या करते हैं, वहां पर यदि हमारे वर्टिकल जो हाइट हमने मेजर करी है उसका वहां पर इंटरनेशनल कंपैरिजन करना होता है, तो हम डेटम क्या मान के चलते हैं, वहां पर मीन सी लेवल को अपन डेटम मान के चलते हैं। ये हमने पढ़ा था, क्लियर है। हमने मान ये भी डिस्कस कर लिया था कि डेटम जो होता है वो 19 ईयर का एवरेज होता है, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। देन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लेवल। लेवल कौन कौन से होते हैं, वहां पर डंपी लेवल होते हैं, टिल्टिंग लेवल होता है, वाई लेवल होता है, रिवर्सिबल लेवल होता है। देन वी डिस्कस अबाउट डिस्कस अबाउट द डंपी लेवल एंड द टिल्टिंग लेवल के बारे में अपन ने डिटेल डिस्कस कर लिया था। डिटेल डिस्कस करने के बाद में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि वहां पर डंपी लेवल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसमें से मेन इंपोर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वहां पर टेलीस्कोप होता है। देन वी डिस्कस अबाउट द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या होते हैं, वहां पर 4 मेनली कंपोनेंट होते हैं। वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस, देन डायफ्राम के बाद में फोकसिंग स्क्रू। ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में पढ़ा था कि वहां पर क्या होता है, कंपाउंड लेंस होता है। एक क्या होता है, वहां पर कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, और एक वहां पर कॉन्वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, फ्लिंट ग्लास, और एक होता है क्राउन ग्लास। बोथ आर टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द बल्सम, सीमेंटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द बल्सम। देन अपन ने पढ़ा था वहां पर कि वहां पर आईपीस जो होता है वो क्या होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, बोथ आर इक्वल फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज आर 2/3 ऑफ द फोकल लेंथ। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था डायफ्राम। डायफ्राम में क्या होता है, वहां पर क्रॉस हेयर होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो क्रॉस हेयर होता है वो स्टाफ की लाइन ऑफ द साइड के रेस्पेक्ट में रीडिंग को मेजर करता है। वर्टिकल क्रॉस हेयर ये इंश्योर करता है कि हमारा वहां पर लेवलिंग स्टाफ जो है वो वर्टिकल है या नहीं है। देन अपन ने डिस्कस कर लिया था फोकसिंग। फोकसिंग वहां पर 2 तरह की होती है, फोकसिंग ऑफ द आईपीस एंड फोकसिंग ऑफ द क्रॉस हेयर। इसका मतलब क्या हुआ, फोकसिंग ऑफ द आईपीस का मतलब क्या हुआ, जो भी इमेज बन रही है वहां पर डंपी लेवल में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, जो कि इनलार्ज होती है। ठीक है, हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था कि वहां पर जो इमेज बने वो क्लियर बननी चाहिए। देन उसके बाद अपन ये आइडेंटिफाई करते हैं द इमेज फॉर्म is should be clear and will be formed in the cross hair plane। वहां पर जो इमेज बन रही है वो क्लियर बननी चाहिए, साथ साथ में जो भी इमेज बन रही है वो क्रॉस हेयर के प्लेन में बननी चाहिए। दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। द इमेज फॉर्म शुड बी क्लियर एंड विल बी इन द क्रॉस हेयर प्लेन। क्रॉस हेयर के प्लेन में बननी चाहिए और शुड बी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वहां पर लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ का यदि मैं डायग्राम आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ होता है। ये जनरली वहां पर सीजन्ड टिम्बर का बना होता है। वेल सीजन टिम्बर क्या होती है, यदि आपने वहां पर टिम्बर को काटा, पेड़ को काटा, तो पेड़ में क्या होता है, वहां पर मॉइस्चर होता है।
तो यदि अपन मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं तो अपन को जो टिम्बर प्राप्त होती है, दैट टिम्बर इज वेल सीजनड टिम्बर। अब देखो आपका यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ है, लेवलिंग स्टाफ में आपको रीडिंग दिख रही होगी यहाँ पर 0.5 और 0.6 दिख रही है। मैं यहाँ पर ओनली एक से दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 0.5 मीटर से 0.6 मीटर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 0.5 मीटर टू 0.6 मीटर में वहां पर 20 डिवीजन अवेलेबल है। कितने डिवीजन अवेलेबल है वहां पर? 20 डिवीजन आर अवेलेबल। 20 डिवीजन में से वहां पर 10 डिवीजन आर फ्रॉम व्हाइट कलर एंड 10 डिवीजन आर ब्लैक कलर, ठीक है। 10 डिवीजन वहां पर व्हाइट कलर के होते हैं, 10 डिवीजन वहां पर ब्लैक कलर के होते हैं। अब वहां पर देखिए वहां पर 0.1 मीटर है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ वहां पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 0.1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे वहां पर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की जगह वहां पर मैं ये भी लिख सकता हूँ 100 mm, मतलब 20 डिवीजन इक्वल टू 100 mm। इट मीन्स 1 डिवीजन कितना होगा वहां पर? 5 mm का। 1 डिवीजन कितना होगा वहां पर? 5 mm का होगा। समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक डिवीजन जो होता है वो 5 mm का होता है। इट मींस द लिस्ट काउंट ऑफ द लेवलिंग स्टाफ या लेवल इज 5 mm। 5 mm से यदि कोई कम डिस्टेंस है तो वी कैन नॉट मेजर विद द हेल्प ऑफ द लेवलिंग स्टाफ। क्लियर है ये चीज? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द लेवलिंग स्टाफ? द लिस्ट काउंट ऑफ द लेवलिंग स्टाफ इज 5 mm, ठीक है। अब देखो हमारा यदि क्रॉस स्टाफ, यहां पर मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूं, ये 0 ये 5, 0 मीन मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। ये 0 ये 6 मतलब इसमें 0.6 मीटर। यहां पर जो होता है वो क्या होता है? व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ठीक है। इस तरह वहां पर क्या हो जाते हैं? डिविजन्स हो जाते हैं। अब माना कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर है, हमारा हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर यहाँ पर आता है। आपको पता है कि रीडिंग यहाँ पर बीच में तो मेजर कर नहीं सकते, तो जनरली अपन जो रीडिंग मेजर करते हैं वो क्या कर देते हैं वहां पर? आपका माना कि क्रॉस स्टाफ का जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस स्टाफ है वो उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पर इस तरह इस डिवीजन को क्रॉस करती है, माना कि वहां पर इस डिवीजन को क्रॉस कर रही है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में रीडिंग मेजर करोगे। इसके रेस्पेक्ट में रीडिंग कैसे मेजर करनी है? आप सिंपल सा वे है, सबसे पहले आपको जो रीडिंग दिख रही है वो लिख दो 0.5 मीटर। उसके बाद वहां पर क्या करो? डिविजन काउंट कर लो। 1 2, दोनों ब्लैक और व्हाइट दोनों डिविजन काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक डिवीजन कितने mm का होता है? 5 mm का। टोटल कितने डिवीजन है? 11। तो इट मींस कितना हो जाएगा? 55 mm। होगा या नहीं होगा? बोलो। 55 mm को यदि मैं मीटर में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 0.055 मीटर। होगा या नहीं होगा? इट मींस यहाँ पर इस क्रॉस हेयर के रेस्पेक्ट में रीडिंग कितनी हो जाएगी वहां पर? 0.555 मीटर। आई बात समझ में नहीं आई? बोलो। रीडिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग पढ़ना ही नहीं आता है स्टाफ में। कैसे रीडिंग पढ़ना है दोबारा समझ लो, मैं पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका कोई लेवलिंग स्टाफ है, मैं एक पर्टिकुलर रीडिंग लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर ये 0, चलो और दूसरा ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल। आप माना यहाँ पर 1.2 है और ये 1.3 है, इसका मतलब आपकी रीडिंग कितनी है यहाँ पर? और आपको इसके रेस्पेक्ट में रीडिंग देखनी है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो रीडिंग है वो 1.2 मीटर से ज्यादा है। वहां पर डिवीजन किस तरह होते हैं? व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। काउंट कर लेना, लगभग अप्रोक्सीमेट बना रहा हूं मैं। व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक इस तरह होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? देन काउंट द डिविजन्स। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिवीजन हो गए। 1 डिवीजन इक्वल टू 5 मीटर, देन 10 डिवीजन इक्वल टू 10 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 mm। 50 mm को यदि मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना आएगा? 0.05 मीटर।
क्या करेंगे अपन 1.2 मीटर में अपन क्या करेंगे वहां पर 0.050 मीटर जोड़ देंगे, देन वहां पर कितना आ जाएगा 1.250 मीटर आपकी रीडिंग हो जाएगी इस क्रॉस स्टाफ के रेस्पेक्ट में। समझ आया? कोई भी डाउट है तो यहाँ पर स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना होता है 5 mm होता है। अब कोई को डाउट हो सकता है कि यहाँ पर यदि बीच में आ जाए तो उस केस में क्या करोगे, तो अपन देखेंगे कि वहां पर जो डिवीजन है वो हाफ, जो हमारा ये डिवीजन है तो यहाँ पर ये हाफ से ज्यादा है तो ऊपर वाला रीडिंग ले लेंगे, हाफ से कम होता तो अपन नीचे वाला रीडिंग ले लेते। अपन को यहाँ पर अप्रोक्सीमेट देखना पड़ेगा, हाफ से ज्यादा डिवीजन कवर हो रहा है तो ज्यादा वाला रेटिंग ले लेंगे, हाफ से कम डिवीजन कवर हो रहा है तो कम वाला रेटिंग ले लेंगे। क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द लेवलिंग स्टाफ। कुछ थ्योरी चीजें है लेवलिंग स्टाफ के बारे में अपन देख लेते हैं। लेवलिंग स्टाफ इज ए ग्रेजुएटेड रोड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है इसका, ग्रेजुएटेड होता है। लेवलिंग स्टाफ को अपन वर्टिकल रखते हैं जिस पॉइंट की हमको रीडिंग मेजर करनी होती है, ठीक है। और वहां पर लेवलिंग स्टाफ उसके बाद में अपन जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है डंपी लेवल या टिल्टिंग लेवल, उसमें जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस स्टाफ होता है उसके द्वारा अपन रीडिंग मेजर करते हैं। ये चीज अपन ने समझाई दी थी। वर्टिकल स्टाफ क्या करता है, जिस पॉइंट का एलिवेशन कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पर अपन स्टाफ को रखते हैं। जैसे माना हमारा इंस्ट्रूमेंट ये है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ऑफ द साइट हो जाएगी और इस पॉइंट का हमको एलिवेशन कैलकुलेट करना, तो इस पॉइंट पर अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ को रखेंगे और इस पॉइंट पर हमारा लेवल होगा। तो इस ये जो रीडिंग होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, ये इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अपन कहाँ मेजर करेंगे, यहाँ पर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में। वो क्या होगा, डंपी लेवल और टिल्टिंग लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, लेवलिंग स्टाफ 3 मीटर का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है और ये फोल्डेड होता है, फोल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। जिससे फोल्डेड क्या होता है, जिसको इसको ट्रांसपोर्ट करना है यदि कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो क्या हो जाए, इजीली हो जाए। आगे ग्रेजुएशन जो होता है वो क्या होता है, वहां पर बॉटम से काउंट होता है। देखो मैं ऊपर जाता हूँ बढ़ता जा रहा है 0 3 4 5 6 7, तो ग्रेजुएशन क्या होते हैं, वहां पर बॉटम से इंक्रीज होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। आई बात समझ में? मैंने बता दिया ईच वहां पर जो 5 मीटर का टोटल, जनरली अपन 5 मीटर का भी यूज लेते हैं, 5 मीटर का 1 मीटर में टोटल कितने डिवीजन होते हैं, वहां पर 200। मैंने कितना बताया था, 0.1 मीटर में 20 डिवीजन होते हैं। यहाँ पर यदि मैं टोटल 1 मीटर की बात करता हूं तो वहां पर 200 डिवीजन हो गए, तो एक डिवीजन कितने का हो गया, 5 mm का। अपन ये चीज प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। जो डिवीजन होते हैं वो अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट कलर से होते हैं, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। लेवलिंग स्टाफ वहां पर 2 तरह का होता है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ एंड टारगेट स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेल्फ रीडिंग स्टाफ एंड द टारगेट स्टाफ। क्लियर? सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या होता है, वहां पर आपने उसको पॉइंट पे रख दिया और जो इंस्ट्रूमेंट पर जो इंसान होगा, जो इंस्ट्रूमेंट मैन होगा, जो डंपी लेवल को ऑपरेट करता है, वो वहां पर आपको डायरेक्ट रीडिंग मेजर कर देगा। क्या होगा, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर लेवल है, तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में जो रीडिंग आएगी वहां पर ये जो डंपी लेवल को जो सर्वेयर ऑपरेट कर रहा होगा वो बता देगा कि यहाँ पर इसकी रीडिंग कितनी है। अगला होता है टारगेट स्टाफ। टारगेट स्टाफ में वहां पर रीडिंग मेजर नहीं कर पाता इंस्ट्रूमेंट सर्वेयर। इंस्ट्रूमेंट का के पास में जो सर्वेयर होता है वो रीडिंग मेजर नहीं कर पाता। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक मूविंग टारगेट होता है और मूविंग टारगेट को वो क्या करता है, ऊपर नीचे करता है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इंस्ट्रूमेंट मैन। यहाँ पर एक इस तरह टारगेट होता है और ये टारगेट को क्या करता है, वो ऊपर नीचे करता है, अप एंड डाउन करता है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इंस्ट्रूमेंट मैन। तो स्टाफ मैन वहां पर क्या करेगा, अब जैसे वहां पर इंस्ट्रूमेंट बोल देगा कि तेरा ये क्या हो गया, कॉन्साइड हो गया, लेवल लाइन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गई और रीडिंग क्या हो गई, कॉन्साइड हो गया। उसके बाद क्या करेगा, वहां पर जो स्टाफ मैन होगा वो पढ़ के बताएगा कि यहाँ पर रीडिंग कितनी हो रही है। ये होता है वहां पर टारगेट स्टाफ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ रीडिंग स्टाफ एंड द टारगेट स्टाफ। इन द सेल्फ रीडिंग स्टाफ रीडिंग इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट मैन, but in the target staff reading is measured by staff man, reading is measured by the staff man। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आता है
कि हमने वहां पर डंपी लेवल यूज करा, टिल्टिंग लेवल यूज करा, तो डंपी लेवल और टिल्टिंग लेवल दोनों को हमको टेम्पररी एडजस्टमेंट करना होता है। जब भी अपन कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज देते हैं तो वहां पर दो एडजस्टमेंट होते हैं, फर्स्ट इज टेम्पररी एडजस्टमेंट, सेकंड इज परमानेंट एडजस्टमेंट। क्या डिफरेंस होता है? टेम्पररी एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो, हर पॉइंट पर वो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने वहां पर पहले इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन ए थी, बाद में इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन बी हो गई, तो आपने जैसे इंस्ट्रूमेंट को ए पर रखा तो यहां पर भी यदि आपको एडजस्टमेंट करना होता है, उसके बाद यदि आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन आपने बी पर कर ली, देन यू आल्सो नीडेड द एडजस्टमेंट एट बी पॉइंट आल्सो। ए पॉइंट पर भी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, बी पॉइंट पर भी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। इफ द एडजस्टमेंट इज नीडेड ऑन ऑल द पॉइंट ऑफ द न्यू स्टेशन पोजीशन, स्टेशन की या इंस्ट्रूमेंट की नई पोजीशन पर जो भी हमको एडजस्टमेंट करना होता है, दैट एडजस्टमेंट इज नोन एज द टेम्पररी एडजस्टमेंट। इंस्ट्रूमेंट की हर न्यू पोजीशन पर जो एडजस्टमेंट करना होता है, दैट एडजस्टमेंट इज नोन एज द टेम्पररी एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है? परमानेंट एडजस्टमेंट का मतलब होता है जैसे कि माना वहां पर क्रॉस हेयर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या वहां पर आपका लाइन ऑफ द साइट परफेक्ट नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है, वहां पर लेवलिंग स्क्रू में क्या हो चुकी है, कोई गड़बड़ हो चुकी है, तो उनको वहां पर सही करने के लिए वहां पर इंस्ट्रूमेंट को परमानेंट एडजस्टमेंट के लिए भेजा जाता है, जो कि सर्वेयर नहीं कर सकता, उसको ओनली एक टेक्नीशियन ही सही कर सकता है। टेम्पररी एडजस्टमेंट आर डन बाय द सर्वेयर at each and every point, but permanent adjustment are done by the technician जिसको टेक्निकल नॉलेज है अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? इसको अपन बोलते हैं वहां पर एडजस्टमेंट। अब आता है कि टेम्पररी एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं। टेम्पररी एडजस्टमेंट में पहला क्या आता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट द इंस्ट्रूमेंट ऑन द पोजीशन, सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट। पहला क्या होता है, आप इंस्ट्रूमेंट को पोजीशन पर सेट करो, देन लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद क्या करना है आपको, इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना। लेवल करना इट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है या लाइन ऑफ द साइट है उसको ट्रूली वर्टिकल करना है, विद द ट्रूली परपेंडिकुलर विद द वर्टिकल एक्सिस। इट मींस द बबल ऑफ द लेवल ट्यूब बिकम इन द सेंटर। जो बबल है लेवल ट्यूब का वो सेंटर में आ जाए। व्हेन द बबल ऑफ द लेवल ट्यूब बिकम इन सेंटर, इट मींस horizontal line is perfectly perpendicular to the vertical axis। इसका मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ऑफ द साइड के हो चुकी है, वहां पर वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो चुकी है। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट आता है वहां पर फोक्सिंग। फोक्सिंग थर्ड स्टेप इज फोक्सिंग। मैंने बताया था फोक्सिंग दो स्टेप में होती है, फोक्सिंग ऑफ द आईपीस, foxing of eyepiece and foxing of crosshair। foxing of crosshair, foxing of the eyepiece का मतलब क्या हो रहा है, जो भी इमेज बन रही है इमेज शुड बी क्लियर विजिबल। देन फोक्सिंग ऑफ द क्रॉसहेयर का मतलब क्या हुआ, द इमेज विल बी इन द क्रॉसहेयर प्लेन, the visible image will be formed in the crosshair plane। जो आपकी क्लियर इमेज बन रही है वो क्रॉस हेयर के प्लेन में होनी चाहिए। इसीलिए वहां पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्टेप ऑफ द टेम्पररी एडजस्टमेंट। फर्स्ट इज सेटिंग अप, सेकंड इज लेवलिंग एंड थर्ड इज फोक्सिंग। क्लियर है? समझ आया? ये फिक्स ऑर्डर है। सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करोगे, देन लेवल करोगे, देन फोकस करोगे। क्लियर है? आई बात समझ में नहीं आई? अब आते हैं अपन, मैं थ्योरी बता देता हूं। यहाँ पर ईच सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट नीड टू टाइप ऑफ द एडजस्टमेंट। फर्स्ट इज टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड सेकंड इज परमानेंट एडजस्टमेंट। टेम्पररी एडजस्टमेंट आर दोज व्हिच आर made at every instrument setting and taking observation with the instrument। मैंने भी ये समझाया, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन पर आप रीडिंग ले रहे हो तो हर ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन पर आपको जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, दैट एडजस्टमेंट इज नोन एज द टेम्पररी एडजस्टमेंट। ठीक है?
अगला आता है परमानेंट एडजस्टमेंट। मैंने बोला है कि वहां पर फंडामेंटल रिलेशन में जैसे कि सम पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका है, लाइन खराब डिस्टर्ब हो चुकी है, वहां पर स्क्रू डिस्टर्ब हो चुका है, दैट तो उनमें कोई भी वहां पर करेक्शन और वहां पर एडजस्टमेंट की जो रिक्वायर्ड होती है, दैट एडजस्टमेंट इज नोन एज द परमानेंट एडजस्टमेंट। और परमानेंट एडजस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है? परमानेंट एडजस्टमेंट आर डन विद द बाय द टेक्नीशियन। क्योंकि सर्वेयर को जरूरी थोड़ी है कि थ्रोडोलाइट की टेक्निकल नॉलेज हो, सर्वेयर को ओनली पता है कि वहां पर सर्वे कैसे करनी है, लेकिन टेक्नीशियन को ये पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट में वहां पर ये चीज खराब हो गई है तो वो सही कैसे होगी। ठीक है, आगे आता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट से मतलब है, क्योंकि आप सर्वेयर हो, आप टेक्नीशियन नहीं हो, आप जो बनोगे सर्वेयर बनोगे, तो आपको किससे मतलब है कि वहां पर टेम्परेरी एडजस्टमेंट से मतलब है, परमानेंट एडजस्टमेंट से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि परमानेंट एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते। यदि वहां पर इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है तो आपको टेक्नीशियन के बाद ही पास ही भेजना पड़ेगा। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट की वहां पर 3 स्टेप्स होती है, सेटिंग अप द लेवल, लेवलिंग अप, लेवलिंग करना, एंड एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलैक्स। एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलैक्स को मैंने पहले ही समझाया। एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? फोकसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फोकसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो? फोकसिंग द आईपीस एंड फोकसिंग द क्रॉस हेयर। आगे बात समझ में नहीं आई? कोई भी डाउट है कि वहां पर टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है, परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट कब करते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट कब करते हैं, when we require temporary adjustment and when we require the permanent adjustment. What is the step involved in the temporary adjustment? There are the 3 steps involved in the temporary adjustment: setting up the level, leveling up, elimination of the parallax. What is the means of the setting of the level? It means to stabilize the instrument on the position from where you want to measure the vertical height. Leveling up, it means the bubble become in the center. It means the horizontal line of the side become perpendicular to the vertical axis. What is the means of the elimination of the parallax? It means the clear image, clear visible image will be formed in the crosshair plane. जो क्लियर वहां पर विजिबल इमेज है वो क्रॉस हेयर के प्लेन में बननी चाहिए, उसी को अपन बोलते हैं वहां पर एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलैक्स। इसी को अपन क्या बोलते हैं वहां पर? एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलैक्स। आगे बात समझ में? कोई भी डाउट है यहां तक? तो कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो कि हमारे लेवलिंग में काम आएगी, इंपॉर्टेंट है, एक एक डेफिनेशन। पहला आता है व्हाट इज द स्टेशन। अभी तक अपन यहाँ पर जो स्टेशन होता है वहां पर मैं कंपास की बात करता तो कंपास में वहां पर स्टेशन कौन सा होता था? जहां पर आप कंपास रखते थे, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ लेवलिंग वहां पर स्टेशन कौन सा होता है? वहां पर जहां पर आप लेवलिंग स्टाफ रखते हो, इंस्ट्रूमेंट जहां पर लेवल रखते हो, दिस इज नॉट द स्टेशन, ये स्टेशन नहीं है। स्टेशन कौन सा पॉइंट है? जहां पर आपने स्टाफ को रखा है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशन इन द लेवलिंग क्या होता है? द स्टेशन और इन द लेवलिंग इट ए पॉइंट वेयर यू वांट द एलिवेशन एंड द वेयर यू स्टेबलाइज द लेवलिंग स्टाफ। जिस पॉइंट का आपको एलिवेशन, इस पॉइंट का थोड़ी चाहिए, आपको एलिवेशन किसका चाहिए? वहां पर ए पॉइंट का, ए पॉइंट का एलिवेशन चाहिए, तो यहां पर ही आप क्या रखोगे? लेवलिंग स्टाफ को इसी पॉइंट पर रखोगे, तो हमारा स्टेशन क्या हो जाएगा? यहां पर पॉइंट ए हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो स्टेशन कौन सा पॉइंट होगा? जहां जिस पॉइंट का आपको एलिवेशन कैलकुलेट करना है, और इट मींस जहां पर आप लेवलिंग स्टाफ को रख रहे हो, वह पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका स्टेशन कहलाएगा। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिख रही है। इन लेवलिंग स्टेशन इज दैट पॉइंट वेयर द लेवल स्टाफ इज हेल्ड, नॉट वेयर लेवल, इट मींस डंपी लेवल इज सेटअप। मैंने क्लियर कर दिया था ये पॉइंट। आगे, it is the point where elevation is to be ascertained or point that is to be stabilized at a given elevation। जिस पॉइंट का एलिवेशन आपको कैलकुलेट करना है या जिस पॉइंट का आपको एलिवेशन दे रखा है एज ए बेंचमार्क। ठीक है, अगला आता है
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखो जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट ये है, आपका टेलीस्कोप ये है, आपका यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका एलिवेशन आपको नोन है। यदि किसी पॉइंट का एलिवेशन आपको नोन होता है तो उस पॉइंट को आप क्या बोल देते हो, वहां पर बेंचमार्क बोलते हो, नहीं बोलते हो? ये आपका क्या हो गया, मीन सी लेवल। माना आपको ये पता है दिस इज द 100 मीटर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ रखोगे। लेवलिंग स्टाफ रखोगे तो यहाँ पर लाइन ऑफ द साइट आएगी, तो आपका रीडिंग यहाँ पर कौन सी रीडिंग मेजर करोगे, यहाँ पर ये रीडिंग मेजर करोगे। करोगे नहीं करोगे? माना कि दिस रीडिंग वहां पर 2.55 आ जाती है, तो आपका यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द हाइट ऑफ द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द डेटम और मीन सी लेवल। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 प्लस 2.55, इट मींस 102.55 मीटर। हाई बात समझ में नहीं आई? हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ द साइट, नॉट द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की हाइट नहीं है ये हाइट किसकी है, लाइन ऑफ द साइट की या लाइन ऑफ कोलिमेशन। कहां से है, मीन सी लेवल से। ये हाइट हमको पता थी, दिस एलिवेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और यह पॉइंट, ये वाली जो रीडिंग आपने ली है, इस रीडिंग को अपन बोलते हैं वहां पर बैक साइड। इसको अपन क्या बोल देते हैं वहां पर, बैक साइड। बैक साइड रीडिंग कौन सी हो गई, जिस पॉइंट का आपको एलिवेशन पता होता है और उस जिसका, और जो रीडिंग आप उस पॉइंट पर रहते हो, जिस पॉइंट का एलिवेशन आपको पता है, पॉइंट ए का आपको एलिवेशन पता है, तो इस पॉइंट पर आप जो भी रीडिंग लोगे, स्टाफ की रीडिंग तो आपकी यही आएगी, तो ये आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पर, ये आपकी क्या कहलाएगी, बैक साइड। क्या कहलाएगी यहाँ पर, ये बैक साइड। समझ आया? कोई भी डाउट है? क्लियर है? तो समझ आ गया। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, हाइट ऑफ द लाइन ऑफ द साइट फ्रॉम द बेंच, फ्रॉम द मीन सी लेवल और द डेटा। और वह पॉइंट जिसका एलिवेशन आपको पहले से पता होता है, उसकी यदि जो रीडिंग लेते हैं, वह रीडिंग क्या कहलाती है, बैक साइड। वह रीडिंग बैक साइड कहलाती है। रीडिंग यहाँ पर बैक साइड कितनी रीडिंग हुई, यहाँ पर 2.55। समझ आ गया? देखो मैं थ्योरी बता देता हूं, यहाँ पर स्टेशन समझ चुका पान। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द एलिवेशन ऑफ द लाइन ऑफ द साइट विथ रेस्पेक्ट टू द एज्यूम डेटम। वह एज्यूम डेटम मीन सी लेवल भी हो सकता है और कोई दूसरा डेटम भी हो सकता है। ठीक है, अगला आता है बैक साइड। अपन समझ चुके हैं, बैक साइड इज द साइड टेकन ऑन द रोड हेल्ड एट ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। ये मैंने बताया था कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका टेलीस्कोप हो गया, ये आपका पॉइंट है जिसका आपको एलिवेशन पता है, तो उसको अपन बेंचमार्क बोल देते हैं कि 100 है। तो यहाँ पर जो लेवलिंग स्टाफ रखेंगे, तो लेवलिंग स्टाफ में जो एलिवेशन आएगा, जो रीडिंग आएगी, माना कि 2.55 आती है, तो ये जो एलिवेशन होगा, दिस एलिवेशन इज नोन एज द बैक साइड। ये एलिवेशन क्या कहलाएगा, वहां पर बैक साइड कहलाएगा। ठीक है, बैक साइड को अपन क्या भी बोलते हैं वहां पर, बैक साइड को अपन जनरली अपन क्या भी बोला जाता है वहां पर, बैक साइड को अपन जनरली प्लस साइड भी बोलते हैं। बैक साइड को अपन क्या भी बोलते हैं वहां पर, प्लस साइड भी बोला जाता है। क्यों क्यों बोलते हैं, देखो बैक साइड को प्लस साइड क्यों बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा बेंचमार्क हो गया, ये हमारी हाइट ऑफ, ये हमारी लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गई, ये हमारा मीन सी लेवल हो गया, ये हमको पता है। तो ये रीडिंग हमेशा क्या होती है वहां पर, बैक साइड हमेशा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जोड़ी जाती है। बैक साइड हमेशा क्या करी जाएगी, वहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना है, तो आप इस बेंचमार्क में ये रीडिंग हमेशा जोड़ोगे या घटाओगे, ऑलवेज एडेड होगी। इसीलिए दिस रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज द प्लस रीडिंग। देखो यहां पर मैंने जो भी समझाया मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, टू ascertain the amount by which line of the site is above that point and thus to obtain the height of instrument। ये मैंने समझाया था, हाइट ये इस पॉइंट से यह लाइन ऑफ द साइट कितना ऊपर है, जिससे कि अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर सके।
ठीक है, इसको हमेशा क्या बोलते हैं वहां पर प्लस रीडिंग, क्योंकि बैक साइड हमेशा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैलकुलेट करने के लिए डेटम में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के लिए बेंचमार्क में जोड़ी जाती है। ठीक है, आगे अगला होता है फोर साइड। देखो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका मेन सी लेवल हो गया, आपका ग्राउंड ये है, आपको पॉइंट ए ये बेंचमार्क है, इसकी रीडिंग आपको पता है। सबसे पहले आपको जब तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता नहीं होगा, ये लाइन की हाइट पता नहीं होगी, तब तक आप प्रोसेस ही नहीं कर सकते। तो पहला काम क्या होता है, जब आप लेवलिंग करते हो तो आपका बेंचमार्क पता होना। आपका बेंचमार्क पता हो गया, उसके बाद आपका काम क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कैसे करोगे, अभी अभी समझाया अपन ने। जो पॉइंट हमको नोन है उस पॉइंट की रीडिंग ले लेंगे, तो वह रीडिंग हमारी क्या कहलाएगी वहां पर, ये रीडिंग क्या कहलाएगी हमारी बैक साइड, ये हमारी क्या कहलाएगी बैक साइड। तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब अपन को इस पॉइंट का एलिवेशन चाहिए, तो इस पॉइंट की हमको एलिवेशन पता नहीं है, कैलकुलेट करना अननोन। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर अपन लेवलिंग स्टाफ को रखेंगे। तो अननोन पॉइंट पर लेवलिंग स्टाफ को रखेंगे तो अपन कौन सी रीडिंग मेजर करेंगे, यहाँ पर ये वाली रीडिंग आप मेजर करोगे, ये वाली रीडिंग मेजर। तो ये वाली जो रीडिंग होगी इसी को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, फोर साइड। इस रीडिंग को क्या बोलोगे आप, फोर साइड। ठीक है, अब फोर साइड है तो अपन को कैलकुलेट तो क्या करना है, जो मैं यहाँ पर ब्लू से मार्क करना हूं ये कैलकुलेट करना है। आपको ये वाली हाइट पता, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है। यदि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में यदि मैं फोर साइड घटा देता हूं, if I subtract the foresight from the height of instrument, then elevation of the point B is find out. If I subtract the foresight from the height of instrument, यदि मैं height of instrument हमारा ये है, इसमें से यदि मैं foresight घटा देता हूं तो मेरे पास यहाँ पर height of instrument elevation of the point B आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ समझ आया या नहीं आया, क्लियर है। तो फोर साइड क्या हुई, वह पॉइंट जिसका आपको एलिवेशन पता नहीं होता है, उस पॉइंट पर स्टाफ की जो रीडिंग ली जाती है वह रीडिंग आपकी फोर साइड कहलाती है। द रीडिंग टेकन ऑन द पॉइंट हुज एलिवेशन इज नॉट नोन, द एलिवेशन टेकन या स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन द अननोन एलिवेशन पॉइंट, पॉइंट जिसका आपको एलिवेशन पता नहीं है, उस पॉइंट का एलिवेशन जो उस पॉइंट पर जो स्टाफ की रीडिंग होगी वो वहां पर फोरसाइट कहलाएगी। क्लियर है। देखो यहाँ पर मैं थ्योरी में लिख देता हूं, इसको हमेशा क्या बोलते हैं, माइनस साइड। क्यों, क्योंकि एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल साइड में से अपन क्या करा, हमेशा माइनस करेंगे, इसलिए इसका अपन क्या भी बोलते हैं, माइनस साइड भी बोला जाता है, नेगेटिव साइड भी बोला जाता है। Who certain the amount y which point is below the line of the site, thus to obtain the elevation of station. It is always known as the minus side, as four side reading is always subtracted from the height of instrument. Clear है, समझ आ गया यहां तक। अब अपन आगे बढ़ते हैं टर्निंग पॉइंट। देखो क्या होता है, डायग्राम से समझिए। माना कि ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा मेन सी लेवल हो गया, तो यहां पर ये पॉइंट जो है वो हमारा बेंच मार्क माना। बेंच मार्क तो मतलब इसकी रीडिंग आपको पता है 100, मान एग्जांपल ले रहा हूं मैं 100, कोई जरूरी नहीं है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हो गई, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हो गई, तो अपन सबसे पहले क्या रखेंगे, यहाँ पर बेंच मार्क पर स्टाफ को रखेंगे। बेंच मार्क में स्टाफ को रखेंगे तो हमारे पास ये रीडिंग आएगी नहीं आएगी, ये रीडिंग क्या कहलाएगी हमारी बैक साइड, बैक साइड हो गई। उसके बाद माना कि हमको पॉइंट ए कैलकुलेट करना है, पॉइंट बी का एलिवेशन कैलकुलेट करना है, तो अब अपन को पॉइंट ये स्टेशन की पोजीशन माना कि पी मान लिया मैंने स्टेशन, तो हमारी लाइन ऑफ द साइड क्या रहेगी, किसी पोजीशन चेंज नहीं करी तो लाइन ऑफ द साइड क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर स्टाफ की रीडिंग ले ली, तो ये जो रीडिंग आएगी, ये रीडिंग क्या होगी, यहाँ पर फोर साइड हो जाएगी, होएगी नहीं होएगी। अब इस पॉइंट से मेरे को बी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, यदि बी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा।
अब आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को ये रख दिया है, आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को ये रख दिया है। अब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हर कोई पॉइंट पर सेम रहे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हर कोई पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है। यहां पर इस पॉइंट के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये वाला हाइट है, और इस पोजीशन के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये है, पोजीशन 1 पोजीशन 2। ठीक है, तो अब सबसे पहला जैसे आप इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरी पोजीशन पे सेट करोगे तो पहला काम क्या होता है आपका, बैक साइड लेना। बैक साइड कहलाएगी नहीं कहलाएगी, क्योंकि अब आपको इस पॉइंट का एलिवेशन पता हो चुका है, तो ये बैक साइड कहलाएगी। कहलाएगी नहीं कहलाएगी। अब आप इधर की तरफ देखोगे तो यहां पर आप स्टाफ को रखोगे तो ये रीडिंग क्या कहलाएगी, वहां पर फोर साइड कहलाएगी। यदि वहां पर आप आगे भी जा रहे हो और आगे भी स्टाफ को इसी पोजीशन से रीडिंग मेजर कर रहे हो तो ये रीडिंग को अपन बोल देंगे इंटरमीडिएट साइड, और इस रीडिंग को अपन क्या बोल देंगे, वहां पर फोर साइड बोल देंगे। आई बात समझ में नहीं आई? तो एक पॉइंट हमारा पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फोर साइड और बैक साइड दोनों मेजर करें। बेंचमार्क पर अपन ने ओनली क्या मेजर करा था, बैक साइड। इस पर ओनली क्या मेजर कर रहे हैं, इंटरमीडिएट साइड। तो ये पोजीशन जिस पॉइंट पर अपन या जिस पॉइंट के बाद इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं, या पॉइंट एट विच फोर साइड एंड बैक साइड बोथ आर मेजर, दैट पॉइंट इज नोन एज द टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, टर्मिनल नहीं, टर्निंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को आपने चेंज कर दी। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन पहले P1 थी, अब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन क्या हो चुकी है, P2 हो चुकी है। तो इसीलिए आपने जिस पॉइंट के बाद इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं उसको अपन बोलते हैं वहां पर टर्निंग पॉइंट। आप वहां पर कैसे पहचानोगे, जिस पॉइंट पर आपने बैक साइड एंड फोर साइड दोनों दे रखी है, जिस पॉइंट के लिए बैक साइड एंड फोर साइड दोनों दे रखी है, दोनों मेजर करिए, उसको अपन बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। आगे बात समझ में? इंटरमीडिएट साइड भी समझ आ गया, जिसका अपन को एलिवेशन कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट भी नहीं है और इनिशियल पॉइंट भी नहीं, कहीं बीच वाला पॉइंट है, वो होता है हमारा टर्निंग इंटरमीडिएट पॉइंट। देख लो, इज ए पॉइंट ऑन विच बोथ माइनस साइड एंड प्लस साइड आर टेकन। अगला इंटरमीडिएट पॉइंट समझ आ दिया, इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन टू टर्निंग पॉइंट ऑन विच ओनली वन साइड इज टेकन। अब आता है, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको सोल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, सेकंड मेथड होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कैसे करना है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करोगे, जैसे आप तो सबसे पहला काम क्या होगा, उस पोजीशन पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना, और कोई काम नहीं है। जैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना। क्वेश्चन अब आता है दिमाग में, हाउ टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैलकुलेट करने के लिए अपन को बैक साइड चाहिए होगी, और एक ऐसा पॉइंट चाहिए होगा जिसका एलिवेशन पता हो। तो मैं यहां पर सिंपल ये लिख सकता हूं क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट या ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। बोलो, अपन ने अभी तक पढ़ा ये चीज, तो ये क्लियर है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, एलिवेशन प्लस बैक साइड। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो अपन सीखेंगे। इससे पहले एक चीज बता देता हूं, जब भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो आपका आपने सॉल्यूशन जो करा है वो सही है या नहीं है, उसके लिए आफ्टर द सॉल्विंग द न्यूमेरिकल यू नीड ए चेक। वहां पर एक चेक की रिक्वायरमेंट होती है। वो चेक क्या होता है, समेशन ऑफ, देखो यहां पर क्या होता है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। आरएल क्या होता है वहां पर, रिड्यूस्ड लेवल। लेवल मैंने बता दिया था कि लेवल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल हाइट ऑफ ए लाइन फ्रॉम द डेटम, किसी डेटम से वर्टिकल हाइट, और यहां पर इसको अपन ने क्या बोल दिया, रिड्यूस्ड लेवल। ठीक है, अब न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल इस तरह देगा कि आपने कोई सर्वे करी है, उसकी आपको बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड दे देगा। उसको सोल्व कैसे करना है,
देखो पैसे सबसे सिंपल है कि मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से सोल्व करना सिखा रहा हूँ। डायग्राम बैक साइड ले रखी है, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या है, हमारा बेंचमार्क। और यदि अपन को कुछ भी ना दे तो पहली रीडिंग को हमेशा बेंचमार्क मान लो, पहली रीडिंग को हमेशा बेंचमार्क मान लो। इसका आरएल आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, इसका आरएल आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 560.5। इसका आरएल आपको गिवन है 560.5। आरएल पता है मतलब एलिवेशन पता है, बैक साइड है दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेंचमार्क। देखो हमारा बेंच, सबसे पहले अपन क्या मान लो, मीन सी लेवल या डेटम मान लो। उसके बाद में हमारा पॉइंट हो गया ये बेंचमार्क, ये हमारी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हो गई। सबसे पहले अपन ने बेंचमार्क रीडिंग ले ली, तो ये हमारा क्या आ गया, बैक साइड आ गई। कितनी आई बैक साइड बताओ, बैक साइड आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, ये आपको एलिवेशन दे रखा है, वहां पर कितना 560.5 दे रखा है। तो आपका पहला काम क्या है, वहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा, आरएल प्लस बैक साइड, आएगा नहीं आएगा, तो आरएल प्लस बैक साइड जोड़ोगे, आरएल कितना आपका 560.5, आरएल कितना है 0.865, कितना आ जाएगा 561.365 आपका आरएल आ गया। अब देखो अगले बी पॉइंट की आपने सबसे पहले क्या लेंगे आप, बी पॉइंट हमारा ए पॉइंट मान लिया इसको अपन ने, आगे बी पॉइंट हमारा ऊपर है या नीचे कैसे पता करेंगे। यहां पर ये रीडिंग कितनी, हमेशा लाइन ऑफ द साइड हॉरिजॉन्टल होगी, तो हमारा पॉइंट 2.1 कहीं ज्यादा आएगा नहीं आएगा, मतलब ग्राउंड हमारा इस तरह जा रहा है, तो पॉइंट बी हमारा ये है। तो पॉइंट बी की फोर साइड कितनी हुई वहां पर 2.105 हुई या नहीं। अब देखो पॉइंट बी पर बैक साइड एंड फोर साइड दोनों ले रखा है, इसका मतलब पॉइंट बी के बाद इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई है, पॉइंट बी के बाद इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन क्या हो गई है, वहां पर चेंज हो गई है। तो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन अपन ने चेंज कर दी, ये इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हुई या नहीं, बोलो आई बात समझ में। तो अब आपको यहां पर ये फोर साइड आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, ये आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको यहां पर एलिवेशन ऑफ द पॉइंट बी कैलकुलेट कर लोगे, नहीं कर लोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या घटा दोगे, फोर साइड घटा दोगे, कितना आ जाएगा 062.955 आएगा नहीं आएगा। अब आपने क्या करा, सबसे पहले अब आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी, तो बैक साइड लिया, पॉइंट बी का बैक साइड, पॉइंट बी का बैक साइड कितना आया 1.012, तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो गया। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा, एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी प्लस बैक साइड ऑफ द पॉइंट बी, होगा या नहीं होगा। ये एलिवेशन ऑफ द पॉइंट बी है, इसमें अपन क्या करेंगे, वहां पर बैक साइड ऑफ द पॉइंट पी बी जोड़ देंगे, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट सी लिया है, पॉइंट सी पे ओनली इंटरमीडिएट साइड लिया है, मतलब ये हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं है, मतलब ये हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट सी देखो यहां पर, इंस्ट्रूमेंट सी कहीं यहां होगा, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट सी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। पॉइंट सी पर आपने रीडिंग ओनली कौन सी ली है, वहां पर इंटरमीडिएट, कितनी है वहां पर 1.580। देन पॉइंट डी कहां जाएगा, नीचे, क्योंकि रीडिंग क्या है ज्यादा है, ये पॉइंट डी आ गया 1 पॉइंट, ये कितनी रीडिंग कितनी है 1.8। अब पॉइंट डी पर भी बैक साइड एंड फोर साइड ली है, तो ये भी क्या होगा, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो पॉइंट ई का एलिवेशन आप कैलकुलेट कर लोगे नहीं करोगे, इसके बाद आपके इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई है। तो सबसे पहले आपने इसकी क्या ले ली, यहाँ पर बैक साइड ले ली, उसके बाद में फोर साइड लोगे पॉइंट ई का, पॉइंट ई की भी बैक साइड फोर साइड दोनों है, तो पॉइंट ई के बाद भी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है। आ गया समझ में, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करनी है, ये हमारा बेंचमार्क हो गया, सॉरी मीन सी लेवल हो गया, ये हमारा मीन सी लेवल हो गया।
ये हमारा ग्राउंड हो गया। ग्राउंड कैसे जा रहा है अपन पता करेंगे। ये हमारी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन होगी। पॉइंट ए हो गया, ये एलिवेशन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 560.5। आपने इसकी बैक साइड ले ली, आपने इसकी क्या ले ली, वहां पर बैक साइड ले ली है। तो बैक साइड कितनी है आपकी यहाँ पर 0.85865 आ गई। तो आपका यहां से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, आया नहीं है। अब पॉइंट बी पर बैक साइड एंड फोर साइड है, इसका मतलब वहां पर क्या है टर्निंग पॉइंट है। तो सबसे पहले तो आप क्या लोगे पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी नीचे जाएगा क्योंकि ये तो हमें हॉरिजॉन्टल में जाएगा, रीडिंग जाना है तो नीचे जाएगी, इसका मतलब क्या होना चाहिए ग्राउंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रीडिंग कितनी दे रखी है आपको 2.210। तो आपका पॉइंट बी का एलिवेशन कैलकुलेट कर लोगे यहां से। ये आपको पता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपको फोर साइड पता है, तो आपके पास क्या जाएगा एलिवेशन ऑफ द पॉइंट बी आ जाएगा। पॉइंट बी पर बैक साइड भी ले रखी, इसका मतलब इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करिए। तो आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी, ये आपकी बैक साइड आ गई। बैक साइड आ गई तो इसका मतलब आपने क्या ले लिया, ये बैक साइड आ गई, ये रीडिंग, ये वाली रीडिंग। अब आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुकी है चेंज हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या लिया पॉइंट सी लिया। पॉइंट सी का आपने इंटरमीडिएट रीडिंग है, इसका मतलब पॉइंट सी के बाद में इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। उसके बाद आपने पॉइंट डी की रीडिंग ली है, पॉइंट डी की रीडिंग ली है, पॉइंट डी की फोर साइड ले ली, तो पॉइंट डी आ गया आपका। तो अब पॉइंट डी पर भी आपने बैक साइड फोर साइड दोनों ले रखी है, इसका मतलब पॉइंट डी भी क्या है वहां पर टर्निंग पॉइंट है या नहीं है। तो पॉइंट डी के बाद भी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन क्या हो चुकी है वहां पर चेंज हो गई है। ये पोजीशन हो गई। अब आपने रीडिंग ली उसकी, तो रीडिंग कितनी आई वहां पर बैक साइड, बैक साइड कितनी है यहाँ पर ये। अब आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ब्लू कलर वाला आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने कौन सा पॉइंट आपका ई, कौन सा पॉइंट आपका ई, ये आपका पॉइंट ई आ गया। ठीक है, ई की फोर बियरिंग आपको दे रखी है, ई पे भी बैक बियरिंग और फोर बियरिंग दोनों है, तो इसका मतलब बी के बाद भी क्या करा है इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करी है। तो बी के बाद इसके बाद भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसके बाद फाइनल रीडिंग आपकी क्या हो जाएगी एफ पॉइंट की। और फाइनल रीडिंग मैंने भी बताया था, फाइनल रीडिंग हमेशा क्या होगी वहां पर बैक साइड होगी। आई बात समझ में नहीं आई बोलो। ये तो अपन ने डायग्राम से सीख लिया। अब टेबल पे जाते हैं अपन। टेबल पे वही फॉलो करना है जो अपन ने डायग्राम में फॉलो करा है, टेबल में वही फॉलो करना है जो अपन ने डायग्राम में फॉलो करा है। देख लो मैंने इसलिए इसको मिटाया नहीं है यहाँ पर। तो पहले क्या जाएगा बैक साइड, आपको यहाँ पर आरएल दे रखा है 560.5। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ोगे बैक साइड और जिसको कितना आ जाएगा 561.365 आ गया। बोलो क्लियर है, समझ आया। यहां पर मैं इस तरह टेबल बनेगी सोल्व करते टाइम। अब यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं कि यहां पर आ नहीं रहा है 561.365 आ गया। अब पॉइंट इससे आ गया, तो आप पॉइंट बी का एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर आपको दे रखा है 560.50। तो आप अब आपका पॉइंट बी आपने मेजर करा, तो पॉइंट बी का एलिवेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड ऑफ द पॉइंट बी। तो इसमें से फोर साइड ऑफ द पॉइंट बी घटाओगे, जैसे फोर साइड ऑफ द पॉइंट बी घटाओगे तो पॉइंट बी का आरएल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कितना आएगा, जैसे घटाओगे आप इसमें से कितना 2.105 माइनस करो कितना आएगा 0.6 559 कितना आएगा 559.260। अब इस पॉइंट पर
फोर साइड एंड बैक साइड दोनों मेजर करिए तो टर्निंग पॉइंट कहलाएगा ये। जिस भी पॉइंट पर आपने बैक साइड एंड फोर साइड मेजर करा है या इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करा है उसको अपन टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर रिमार्क में ये लिखेंगे अपन टर्निंग पॉइंट 1, टर्निंग पॉइंट 2, टर्निंग पॉइंट 3। अब पॉइंट बी पर भी आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज करा है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी थी। अरे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी नहीं कर दी, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी एंड द बैक साइड। तो जैसे जोड़ोगे यहाँ पर 1 पॉइंट बैक साइड कितनी है 1.025, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा 582.065, 560 आएगा नहीं आएगा, बोलो बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा। तो पॉइंट बी के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया 560.285, आया नहीं आया। अब ये आ गया तो इसके बाद आपने पॉइंट सी की रीडिंग ले करिए इंटरमीडिएट साइड। तो पॉइंट सी का एलिवेशन क्या आएगा, अरे पॉइंट सी का एलिवेशन क्या आएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकता हूं, एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, उसमें से क्या घटा दो इंटरमीडिएट साइड घटाओगे, तो इंटरमीडिएट साइड घटाओगे तो पॉइंट सी का आरएल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, घटाओ कितना घटाना पड़ेगा वहां पर 1.580 घटाओगे 07855 कितना आएगा 558.705, आया नहीं आया, बोलो ठीक है। आगे बात समझ में, मैं दोबारा लिख देता हूं, मैंने गलती से इरेज हो गया वो, ठीक है। पॉइंट ए का आरएल कितना है वहां पर 55560.5, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है यहाँ पर 561365, पॉइंट बी के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था 560.285, तो इसका आरएल कितना आया था 559.260, टर्निंग पॉइंट 1 था, टर्निंग पॉइंट 2, टर्निंग पॉइंट 3। इसके लिए आरएल कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें से ये घटा दोगे, अरे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या घटाओगे इंटरमीडिएट साइड, घटाओ कितना आएगा, जैसे वहां पर सब्सट्रैक्ट करोगे तो 558.705। अब दोबारा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब पॉइंट डी का आरएल भी यहां से कैलकुलेट करोगे, पॉइंट डी का आरएल क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, अपन यही पढ़ा था अभी, घटाओगे जैसे यहाँ पर इसमें से घटाओगे तो आपका रीडिंग क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप चेक कर लेना 558.420। अब यहाँ पर अब बैक साइड मेजर करिए, बैक साइड मेजर करिए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया, तो अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया आपका 560.650, कैसे आया एलिवेशन में ये जोड़ दिया, जोड़ के देख लो चाहे आप 2.30 जोड़ो 560, आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो आ गया। अब पॉइंट ई का एलिवेशन कैसे आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड ऑफ द पॉइंट ई, जैसे वहां पर माइनस करोगे तो आप कितना आंसर आएगा वहां पर 557.815 आ गया। टर्निंग पॉइंट है तो यहाँ पर भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आएगा पॉइंट ई का आरएल प्लस बैक साइड ऑफ द पॉइंट ई, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 560.270। अब पॉइंट एफ का आरएल क्या होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एफ एस फोर साइड ऑफ द पॉइंट एफ, क्या जाएगा 558.410। आपका यहां तक कंप्लीट हो चुका है, आपने सब कुछ कर लिया, आपका सभी पॉइंटों का आरएल कैलकुलेट करना था, यही आपका काम था। चेक करना है आपने सही करा या नहीं करा। चेक मैंने क्या बताया था समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू, पहले समेशन ऑफ द इक्वल टू क्या होता है लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, चेक कर लो ये ठीक है। समेशन ऑफ द बैक साइड कर लेना, घर करोगे आप, समेशन ऑफ द फोर साइड भी आप घर पे करोगे,
और लास्ट आरएल में से फर्स्ट आरएल घटाओगे। जैसे आप ये काम करोगे तो आपका ये दोनों बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है। इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन करा है वो क्या है, सही है। अदरवाइज वहां पर आपने कोई ना कोई गलती करी है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपने जो कैलकुलेशन करी है वो सही है या नहीं है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो भी आप पूछ सकते हो। आपको दो ही फॉर्मूला याद रखना है, या तो डायग्राम पे चल जाओ, सबसे अच्छा ऑप्शन है डायग्राम। डायग्राम यदि आप पे नहीं बन पाता है तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि टर्निंग पॉइंट कौन कौन से हैं। टर्निंग पॉइंट कौन कौन से होंगे जहां पर बैक साइड एंड फोर साइड दोनों मेजर कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ दैट पॉइंट प्लस बैक साइड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको किसी भी पॉइंट का एलिवेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट पॉइंट माइनस फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। बस आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, याद रहेंगे। कोई भी डाउट है, यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।